नाज़रीन, पीडीएम सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने के बाद और जो सूरत हाल सरबराही इजलास में पैदा हुई, कम अज कम हुकूमती हलकों में तो सुकून का सांस लिया जा रहा है कि पीडीएम में फूट पड़ गई या पीडीएम में तकसीम नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम के अंदर इस बात को फरोग दिया जा रहा है, ये बात बार बार बताई जा रही है कि फूट नहीं पड़ी है, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और जहां तक बात इस्तीफों की रही, उन इस्तीफों के अंदर 9 जमातें मुत्तफिक थी, लेकिन एक जमात का इत्तेफाक इस्तीफे देने पर नहीं था और वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मौलाना फजलुर रहमान का जो राब्ता हुआ, मियां नवाज शरीफ से जो राब्ता हुआ, उस राब्तों के बाद यह तय पाया कि जो 4 अप्रैल 2021 को सीईसी का इजलास है, उसमें जो फैसला होगा उसके बाद पीडीएम को बताया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट और जू मायने और तहत लफ्ज के अंदर इशारों किनायों में जो बातचीत की गई, उस बातचीत के हवाले से अब तक इस बात का तयन हो नहीं सका कि कौन है जिसके हवाले से उनका इशारा था कि सिलेक्टेड तैयार किया जा रहा है और जो सिलेक्टेड है पहले से वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि अब उसको या उसके हवाले से उस पर से तवज्जो हट रही है। ये वो सारी सूरत हाल है जो पाकिस्तान की सियासत पर इस वक्त गर्दिश कर रही है और इन बातों के हवाले से इस पर आज हम बात करेंगे और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर हिकमत अमली अपनी क्या अपनाएगी, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है और मजमूई तौर के ऊपर मौलाना साहब की जो नाराजगी है, क्या वो नाराजगी दूर हो सकेगी या नहीं। और जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, ये साजिशें कौन कर रहा है, इस सब पर आज बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराएंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरूक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आपका फरूक साहब। नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब जो कि सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका नवाब साहब। और निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, वैसे हुकूमती हलकों के अंदर कुछ सुख का सांस तो लिया गया होगा जब से पीडीएम के बारे में हुआ कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया है। देखिए, बात यह है कि लॉन्ग मार्च मुलतवी होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ है वो कहते हैं ना, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मसला इनके साथ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जियाउल हक दौर से लेके अब तक जो जो इनके साथ उनके, यानी आप देखें कि इन्होंने उनको घसीटना था, लेकिन उन्होंने बताया कि घसीटना किससे कहते हैं कि घसीट के घड़ी खुदा बख्श पहुंचा के जीए भुट्टो के नारे भी लगवा दिए मरियम साहबा से। उसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी, जिनको नवाज शरीफ ने नाहल करवाने के लिए जमीनो आसमान एक किए, $60 मिलियन उतरो कुर्सी से नीचे, जरदारी के पैसे बचाने के लिए खत नहीं लिख रहे से लेकर मरियम साहबा, यूसुफ रजा गिलानी 80 सीटों के साथ नून लीग ने उनको अपना सेनेट का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने सेनेटर बनवाया। उसके बाद बदले के अंदर जो है क्या शराइत सामने आई, मियां साहब वापस आएंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। तो फिर तो आपको आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए, बड़ा मैं समझता हूं कि उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जो है वो नून लीग को फेंका है। और मैं ये भी इसके अंदर इनकी सियासी नापुख्तगी सामने आई है। इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। देखें, 11 जमातें, 11 एजेंडे, 11 कहानियां। इन 11 जमातों में से 5 जमातें तो वो हैं जिनका एक भी मेंबर कभी असेंबली के अंदर नहीं पहुंचा। मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर तो पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार आपको होना चाहिए ना, क्योंकि वो यानी पीपल्स पार्टी ने जो कुछ मफादात की जंग है। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं चले मफादात की जंग है। मैं निहाल हाशमी साहब, आपने बात सुनी फरूक हबीब साहब की, वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर चीजें घसीटना किसको कहते हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका अमली मुजाहरा किया और नून लीग को घसीट कर लाड़काना तक ले गए। और वही यूसुफ रजा गिलानी जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ या नून लीग जिनके खिलाफ बात करती थी, उन्हीं को सेनेट में जो है वो सेनेटर बनवा दिया नून लीग की मदद से भी। तो आप समझते हैं कि ये आपके साथ हाथ हो गया, पीपल्स पार्टी ने हाथ किया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है पीडीएम से। पीडीएम में क्या हो रहा है उसमें उनकी दिलचस्पी है, इस मुल्क में क्या हो रहा है उसमें दिलचस्पी नहीं है। इनके पार्टी के 15 एमएनए किसको वोट दे रहे हैं उसमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इनके पार्टी के अंदर खरीदो फरोख्त हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको सस्ती बिजली में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको खाने पीने की अशिया की सस्ताई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन यकीनन जब पीडीएम के अंदर इस तरह के मामलात होंगे तो अगर आप भी हुकूमत में होते तो आपको भी इन्हीं मामलात में दिलचस्पी होती। इनको किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। इनको दिलचस्पी है तो भाई अगर आपकी इतनी दिलचस्पी है तो आप भी आ जाए, पीडीएम ज्वाइन कर ले, कैमरा लगाना छोड़ दें, पीडीएम जाने, उनके लोग जाने, आसिफ जरदारी साहब नहीं, जाने। सियासत तो निहाल साहब पीडीएम की हुकूमत की मुखालिफत में थी ना वो सारी की सारी, तो अगर पीडीएम में इस तरह के मामलात होंगे हुकूमत उस पर तनकीद तो करेगी। एक तो फरीद रईस साहब लगता है कि आप भी सरकारी काम ज्यादा अच्छा अंजाम दे रहे हैं। जब फरूख साहब वोट रहते, अगर मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ निहाल साहब, मैं सरकारी काम क्यों सर अंजाम दूंगा, ना मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। सुन तो लेना आप बीच में, सुन तो लेना आप। जब फर्रुख साहब खुश हो रहे होंगे कि आज एक आजाद एंकर भी हमारे हमनवा कव्वाल में शामिल हो गया है तो आपको मुबारक हो। अगर आप भी वहां जाके ताज में जाना नहीं, अगर निहाल भाई अगर ये करना होगा तो फिर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करूंगा, सहाफत छोड़ूंगा, सियासत में आ जाऊंगा। इस मुल्क के मजलूम अवाम पे, इस मुल्क के गरीब अवाम पे आपको प्रोग्राम करना चाहिए, बेरोजगारों पे आपको प्रोग्राम करना चाहिए, किसानों पे आपको प्रोग्राम करना चाहिए। 1 लीटर जो पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल, यकीन कीजिए आवाम के हवाले से जितने प्रोग्राम्स मैंने किए निहाल भाई, यकीन कर लीजिए कि आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख ले, आवाम के हवाले से जितने प्रोग्राम्स मैंने किए। नहीं, आप उन पे प्रोग्राम करें ना। आसिफ जरदारी साहब सियासी आदमी है, नवाज शरीफ सियासी आदमी है, फजलुर रहमान सियासी आदमी। हम सियासत करते हैं, हमारे सियासत अंदाज हमारा यही है। और जिए भुट्टो बोल देने से क्या गुनाह है? क्या भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम नहीं था? क्या भुट्टो के साथ ज्यादती नहीं हुई? और क्या पाकिस्तान के लोग जिए भुट्टो बोलने से क्या आप गैर मुहित पे वतन हो जाएंगे, गद्दार हो जाएंगे? कभी ऐसा नहीं। हमें तो पाकिस्तान के हर सियासी जमात के लीडर का एहतराम करना हम पे लाजिम है। ये बात अगर काश कोई सियासी कारकुन समझ जाए, अगर सियासी कारकुन हो तो, कि हमें दूसरों की इज्जत करनी है, उसके नजरिया, उसकी चले मेरा सवाल वहीं पर रह गया। मैं जरा आगे चलता हूं। और नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी। मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं कि जो एक ट्वीट आई मरियम नवाज शरीफ साहबा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टेड हैं उनको परेशान होना चाहिए क्योंकि उनका मुतबादल तलाश कर लिया गया है, यानी तहतुल लफ्ज के अंदर इशारे कनायों के अंदर जो बात पीडीएम में हुई और जब से ये आसिफ अली जरदारी साहब ने मुतालबा रखा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे तब हम इस्तीफा देंगे, तो ये इशारा जो है वो लेने वाले तज्जियाकार ये इशारा रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ही मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया सर। बात आपने जो की बड़ी अच्छी की और फरूख भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि वो शुक्रगुजार हैं आसिफ जरदारी साहब। तो ये आसिफ जरदारी साहब के शुक्रगुजार ये अवाम भी होगी इंशाअल्लाह ताला। जब इनका तख्ता उतारेगा इनको पता नहीं चलेगा इनके पैरों के नीचे से कब जमीन निकल जाएगी और कब इनकी हुकूमत गायब हो जाएगी। हम अपने काम पे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। आप बात करें, हम 11 जमातों में 11 डिफरेंट पार्टीज बैठी हुई हैं। हम 11 जमातों के ऑफकोर्स बयानिया भी अलग हो सकता है, हम 11 जमात में आपस में डिस्कशन भी हो सकता है। हम किसी चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, नून लीग अपना दे सकती है, पीपल्स पार्टी अपना दे सकती है, मौलाना साहब अपना दे सकते हैं। तो पीडीएम में दरार कहां से आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर दरार आई है और अगर इतना बड़ा मसला हो गया है तो फिर तो पीटीआई की बात करें। कुछ दिन पहले जो है सो लियाकत जतोई साहब ने कहा कि 35 करोड़ लिए इमरान खान न्याजी ने और यहाँ का टिकट भेज दिया। उनके जो मरी साहब है मैंने क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए लिए अपना बलूचिस्तान वाले सेनेटर से और उनको टिकट दे दिया और वो बात भी सच्ची होगी। इनके एमएनए एमपीज अपनी पार्टी के खिलाफ क्या क्या बात करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा था कि इमरान खान तुमको शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो झगड़ा तो फसाद इनके अंदर एक पार्टी में बन के नहीं बैठ। लेकिन नवाब साहब जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं।
ये साजिशें कर कौन रहा है, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आप कर रहे हैं जनाब, एंकर्स। ये निहाल भाई, ये तो आपने बड़ी बाउंसर मार दी मेरे ऊपर है। ये आपने मुझे, यानी एंकर्स को, ये आपने जो है वो इसके अंदर मुर्दुल इल्जाम ठहरा दिया। यानी एंकर्स प्रोग्राम भी करे, मीडिया आवाज भी उठाए, और मीडिया ही जो है वो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। ओ भाई, आपकी आवाज तो हम बने हुए हैं, आप तो हमें तोड़ने पे लगे, हम आपकी आवाज बने हुए हैं। जी नवाब साहब, आपका जवाब चाहूंगा इसके अंदर, ये साजिशें कौन कर रहा है? ये साजिशें तो ऑफकोर्स एस्टैब्लिशमेंट की होती रही है, होती रहेंगी। उनको पता है सर्विसेज को कि उन्होंने जो अंडा चूज किया वो अंडा खराब निकला, पर अब अंडा तो उनको आज अंडे में से खराब चूजा भी निकलना है तो उसको। लेकिन आपके चेयरमैन साहब ने तो ये बात कही थी कि वो न्यूट्रल हो गए। हाँ, उस साजिशों की बात अलग थी, न्यूट्रल शायद इलेक्शन की बात कर रहे थे वो। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, करंट सिचुएशन में अगर कोशिशें हो रही हैं तो एक ही तरफ से हो सकती हैं कोशिशें, और किसी तरफ से नहीं हो सकती। पहले कोशिशें सारी, हम मुस्तहक हैं, हम एक साथ इकट्ठे हैं, और ये इतना बड़ा सवाब कमाने का शौक मरियम नवाज साहिबा को भी है, बिलावल भुट्टो साहब को भी है, मुफ्ती साहब को भी है, कि इन सेक्टर्स। तो सर मेरा सवाल ये कि जो इस्तीफों की बात थी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, देन मैं फरूख साहब की तरफ आऊंगा, कि आपने जो आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस्तीफों की बात हुई थी, और इस्तीफे आपके अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम इस्तीफे जमा भी कर लिए गए थे, और आज ये कहा जाता है कि एटम बॉम्ब है वो वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी वक्त नहीं आया? बिल्कुल, देखिए जी, हम ये समझते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब की ये सोच है कि हम अगर ईवानों को खाली छोड़ देंगे तो ईवानों में गलत फैसले होंगे, एक करप्ट मोस्ट बंदा बेताज बादशाह बन जाएगा, वन वे सिस्टम चलेगा, ये चाहेंगे तो 18th अमेंडमेंट खत्म कर देंगे, वैसे हमारे शहर तो पैसों का लोगों ने बंद कर दिया है। तो हम समझते हैं कि अभी जो है इस्तीफा देने का सही टाइम नहीं है। हमारे पास और तरीकेकार हैं जिनसे हम इनको हटा सकते हैं। हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, और इस्तीफों की जहाँ तक बात है, कोई अलग लॉन्ग मार्च करेंगे, कह दिया कि हम नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, हमने तो डिस्ट्रिक्ट वाइज निसार खोड़ो साहब ने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कॉल कर ली है, किस तरह लोगों को जाना है, कहाँ पे असेंबल होना है, कितने मीटिंग पॉइंट्स हमारे पिंड सांबा तक, हर चीज हमने डिसाइड कर दी है। राइट। ये तो डिले हो गया, वरना वी वर रेडी टू लीव, हमने अपने बस से बांध दिए थे। मैंने एक ब्रेक लेनी है फरूक हबीब साहब, एक ब्रेक के बाद आता हूं, जरा निहाल साहब की और नवाब साहब की जो बात है उसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। फरूक हबीब साहब, आपसे मैं वही बात पूछूंगा जरा सा जो मैंने दो बात पूछी है। मरियम साहबा का एक ट्वीट जिसमें वो कहती हैं मुतबादल के हवाले से, ये कौन है वैसे मुतबादल? आपको तो चूंकि वो सिलेक्टेड कहते हैं बार बार, लेकिन ये मुतबादल है कौन? देखिए, बात ये है कि मुतबादल होना, सिलेक्टेड होना, ये हमेशा से एजाज रहा है मुस्लिम लीग नवाज का। अब आप अगर देखें तो सबसे पहले सिलेक्टेड कौन था? आज ये कहते हैं भुट्टो अजीम आदमी था, जियो भुट्टो बड़ा नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। आप भूल गए हैं, आप तो ज़ियाउल मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसकी कब्र पे खड़े होके आप तो साथ जन्म का साथ निभाने की कस्में उठाने वाले हैं। आप भूल गए हैं जो इस भुट्टो के साथ जो कुछ होता रहा उसके अंदर आप ही लोग तो शामिल थे। जो किस्म की बातें बीबी के खिलाफ, जिस तरह उनको आप जो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, वो मैं टीवी पे बैठ के दोहरा नहीं सकता। अच्छा, ये तो तस्लीम करते, क्या कहते वो तो तस्लीम करते हैं, लेकिन कहते हैं अब ये निजाम नहीं चल सकता। छोड़े तस्लीम। देखें, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, मुस्लिम लीग नून मशरिक है, पीपल्स पार्टी मगरिब है। अच्छा, ये कभी इकट्ठे नहीं। फरूख साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मशरिक और एक मगरिब, ठीक है, ये बाकी तमाम जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन ये मामला जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की जो शर्त रख दी गई है, उस शर्त के बाद पीएमएलएन की क्या हिकमत अमली है, वो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे पीडीएम में? फरीद रईस साहब, शुक्रिया फरूक हबीब साहब का। उन्होंने कहा एक मशरिक एक मगरिब। मगरिब, मशरिक से सूरज तुलू होता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, और मगरिब में गुरूब होता है, और उसके बाद है पीटीआई जो अंधेरी रात है। वाह, कमाल बात की उन्होंने। हम मशरिक मगरिब और वो अंधेरी रात है। दूसरी तरफ उन्होंने अभी कहा पाकिस्तान खप्पे वाली बात। इनके कहने से पाकिस्तान नहीं खपेगा, पाकिस्तान खपा हुआ था, खपा हुआ है और खपा हुआ रहेगा। नहीं, वो तो बात करें मियां जावेद लतीफ साहब की बात की। नहीं, इन्होंने अभी पाकिस्तान खपे, मगर इन जरा पूछें कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके पाकिस्तान के अफवाज के बारे में क्या बातें की थी, उन्होंने ईरान में बैठ के क्या बातें की थी, उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के क्या बातें थी।
क्या क्या बातें की थी उन्होंने, और ये हमें भाषण दे रहे हैं। इनके अंदर घर पे बैठे हुए हैं जो। लेकिन निहाल भाई, 2 wrongs do not make 1 right। आप एक बात बताएं, आपको मुझसे कोई ज्यादा मोहब्बत है? जब मैं बोलता हूं आप जरूर बीच में बोल पड़ते नहीं, हैं। मुझे तो मैं तो आपसे जरा बात जरा आपसे कर रहा हूं ना, जरा थोड़ी ताकि आपका कमेंट और आपकी बातें जरा मैं उससे जवाब ले लूं ना जरा मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने कहा कि 2 एमपीए को सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं कि एमपीए के पास कोई इख्तियार नहीं होता है। मैं बड़े अदब के साथ उन मुअज़्ज़िज़ अदालत से अर्ज करूंगा कि इसको सस्पेंड करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है। और वो कोई हेल्थ ऑफिसर नहीं है, डीएचओ नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों के साथ ये मजाक अब बंद अच्छा, हो जाना पीडीएम की तो बात बता दीजिए। पीडीएम की हिकमत अमली नून लीग की क्या है अभी? अरे सुने तो सही, आप पीडीएम में फंस गए। इन्होंने एक बहुत अच्छा मौका मुझे दे दिया कि रायबंद और प्लॉटों के हवाले से वजीर आला, आज 35 साल बाद फरूख हबीब साहब को यह ख्याल है, अच्छा ख्याल है, तो ये भूल गए कि इमरान खान साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक एप्लीकेशन दिया था, बावजूद उसके कि उनके पास जमान टाउन में घर था, जमान पार्क में। उन्होंने कहा था मेरा पाकिस्तान में कहीं कोई प्लॉट नहीं है, बावजूद इसके कि उनके पास जरी प्लॉट भी थे। उन्होंने सब प्लेयर्स को एक एक दिए गए। उन्होंने कहा जनाब हमें 2 प्लॉट दें, और उन्होंने 2 प्लॉट लिया। वो 1400 में से 2 प्लॉट लेने वाले लोग डरे थे, न डरे हैं न डरेंगे। मैं नवाब साहब से ले लेता हूं जवाब। आमिर के लिए रेफरेंडम आपने करवाया था और आपने हिमायत की थी परवेज मुशर्रफ की, हमने हिमायत नहीं की थी। मैं निहाल साहब, नवाब साहब, आप अगर मुझे बात को सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान। मैं जानना यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस्तीफे तो आप दे नहीं रहे इस वक्त, विद इन द पार्लियामेंट रहते हुए, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च नहीं करना तो पार्लियामान के अंदर रहते हुए फिर पीडीएम का क्या फायदा? ये मौलाना की सोच है, हमारी सोच अलग है। हम समझते हैं जब कुछ नहीं रहेगा तो तब हम इन इस्तीफों को इस्तेमाल करें, और तब इस्तेमाल करें जब मुफीद उसका फायदा हो। उसके करने से असेंबलियां भी टूटें और इमरान खान से भी जान छूटे। हम नहीं चाहते कि हम असेंबलियां खाली छोड़ दें और उनको वन साइड छोड़ दें। हम समझते हैं लॉन्ग मार्च एक बहुत ही मुफीद तरीके का है, और बहुत जल्द मैं समझता हूँ हम आराम से नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं इमरान खान नियाजी की। लेकिन लग ये रहा है कि आपकी इस आइडिया, आपके इस प्लान से पीडीएम की 9 जमातें उस हद तक मुत्तफिक नहीं है। अभी भी वो सीईसी के फैसले के इंतजार में है कि आप जो फैसला करेंगे वो प्रो 9 जमातों की होगा, जो बाकी लोग सोच रहे हैं वही पीपल्स पार्टी का भी फैसला होगा। जरूरी नहीं है। ये 4 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा कि सीसी क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है, और उसके बाद हम दायमन मिलाएंगे। ये बुखावट का शिकार रहेंगे। आप मैं तो समझ नहीं आता, ये बात करें सिंध हुकूमत की, आपके अपने जो है पीटीआई के एमपीएस कोसते हैं गुलजार साहब को कि इससे इनकॉम्पिटेंट कभी आदमी पंजाब में नहीं आया। सिंध हुकूमत इज द ओनली प्लेस जहाँ पर परफॉर्मेंस है। आप बात करें अस्पतालों की, सिंध को दुआएं हैं सिंध हुकूमत को। जो लोग सिंध के अस्पतालों से इलाज कराते हैं हमको दुआएं देते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। कोई हमसे हुकूमत नहीं ले सकता। और इनके अपने एमएनए, इनके चीफ व्हिप है जिसने आके कहा था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एनआईसीडी ये जितना जबरदस्त मुफीद काम करे, कोई भी नहीं कर रहा था। बात ये सियासी नहीं है, गैर सियासी लोग हैं, पहली बार और असेंबलियों में आए हैं। मेरे भाई फरूख साहब भी फर्स्ट टाइमर हैं, तो हमसे बहुत ही ज्यादा जूनियर हैं, और पहली और आखिरी बार आए ना तो पीटीआई को। सर आप भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, फरूख हबीब साहब भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, मेरे भाई हैं। सियासत के अंदर तो जब आप आ जाते हैं, यू आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो फिर उनकी जो ऑनर है वो तो सबके लिए लाजिम उल्जुम है। आप भी ऑनरेबल, निहाल साहब भी फॉर्मर पार्लियामेंटियन रहे, वो भी उसी तर्जुमानी फर्स्ट टाइम रहेगा ना। आपके सीनियर्स और जूनियर से बड़ा फर्क होता है। निहाल साहब भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। आपको मैं बताता चलूं, मुझे समझ नहीं आता ये बातें करें हमारे ऊपर इल्जाम लगाने करप्शन के। ये तो वो जमात है जिसने कहा था सबसे बड़ा चोर होता है जो देता है एमनेस्टी और डाकू लेता है। तो खान साहब ने ली एमनेस्टी, दे दी अपनी बहन को, उसने डिक्लेयर कर दिया अरबों रुपए। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, तो इस्तीफे देने से कोई फर्क पड़ेगा आपको? देखें, बात यह है कि इनका वो हाल है कि मलका बरतानिया को जंगे दोइम के अंदर शिकस्त का सामना था, तो उनको फौज की कमी पड़ गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक खास लोग हैं, उनको जो है ना फौज के अंदर भर्ती कर लें। जब उनसे राब्ता किया गया तो उनके एक बुजुर्ग बैठे हुए थे,
तो उन्होंने कहा कि भाई अगर गल साढ़े ते आ गई है तो मलका बरतानिया को कहें कि सुलह कर ले। इनका भी हाल ये है, नून लीग का, फजल रहमान का, अगर अभी भी ये आसिफ अली जरदारी से इस्तीफों की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ना, तो फिर ये ना समझें, ये घरों के अंदर बैठ जाए। नहीं, इस्तीफे नहीं आएंगे। मामला ये है, ये भूल जाए इस्तीफों वाली कहानी। ये इस्तीफे इनकी छेड़ बन गए हैं। ये इस्तीफा जब इनको कहते हैं, ये इनकी छेड़ बन गए हैं। ये बुरा महसूस करते हैं इस्तीफे के नाम नहीं, पे। वो कह रहे हैं वक्त आने पर देखें, देंगे इस्तीफा, ऐसा नहीं है एटम बम की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो काउंसिलर इस्तीफा नहीं देता, इन्होंने कहा मेंबरान असेंबली से इस्तीफे देने हैं। देखें, बात ये है, दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है। देखें, मामला ये है कि सरे महल आसिफ अली जरदारी का, पहले कहा ये मेरा नहीं है, जब पाकिस्तान हुकूमत बेचने लगी तो उसको क्लेम कर लिया, ये सरे महल उनका हो गया। उसके अलावा जो अयान अली डॉलर लेके जा रही थी, मेरे तो नहीं लेके जा रही थी, जरदारी साहब के लेके जा रही थी, उसी अकाउंट से बिलावल के पैसे। नहीं, मुझे ये बताएं ना कि इस्तीफे आने से, मुझे ये बताएं इस्तीफे आने से, मुझे ये बताइए इस्तीफे आने से असेंबली में अगर इस्तीफे आते हैं तो आपकी हुकूमत को फर्क पड़ेगा, क्या करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मुझे बता दें। देखिए, बात यह है कि अगर ये इस्तीफों के हवाले से संजीदा है तो सबसे पहले ये सिंध असेंबली से इस्तीफे दें ना, जहां पर इनकी हुकूमत है वहां से इस्तीफे दें, हमें भी पता चल जाएगा ये संजीदा है या नहीं संजीदा। बात ये, मौलाना साहब कहते हैं पहले कौमी असेंबली, फिर सूबाई और बाद में सिंध असेंबली। इस्तीफों वाला जो मामला है, ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलना। ये बात जो है वो अब मरियम सफदर भी समझ चुकी है, नवाज शरीफ भी समझ चुका है, फजल रहमान भी समझ चुके हैं। अब इनकी कहानियां सुनते जाएं आप, इनको बल्कि कौम से माफी मांगनी चाहिए। जो कोरोना इन्होंने फैलाया, जो इन्होंने जलसे जुलूस करके मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की, मुल्क की हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इनको माफी मांगनी चाहिए। निहाल हाशमी साहब, इस्तीफे आएंगे? जी, इस्तीफे आएंगे इनके अपने पार्टी के। एक बात मैं आपको बता दूं, फरूख हबीब उभरते हुए पार्लियामेंटेरियन, उनको एक बात जहन में रखें कि पार्लिमानी निज़ाम में जितनी इंपॉर्टेंट ट्रेजरी बेंच इक़्तिदार की पार्टी है, उतनी इंपॉर्टेंट हिज़्ब इख्तिलाफ भी। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं रहेगी तो वो पार्लियामेंट नहीं चलेगा, और पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगा तो फिर इनकी हुकूमत कहां से चलेगी। और इस्तीफा तो सबसे पहले इनकी आ चुकी थी, और 9 महीने इस्तीफे पड़ी रही थी, और उसके बाद स्पीकर के पास जाके ये मिन्नते तरले करते थे। फरूख साहब नहीं थे उसमें, वो कहते थे यार बस हमारा चेयरमैन ऐसे ही, हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, हमने ठीक रच के हमने खाया पिया है, रच के हमने मरात लिए हैं, रच के हमने असेंबली पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड नहीं किए, मगर हमने मरात सारे अटेंड किए। और बड़ी बड़ी बातें जब लोग करते हैं तो हमें 350 डैम, मैं दूरबीन लेके जा रहा हूं केपी में, जो इनके दौर में 350 डैम बने थे वो भी तलाश कर रहा हूं मैं, और जो सुनामी ट्रीज का 10 अरब का था वो भी मैं तलाश कर रहा हूं, और बीआरटी के खंडरात भी मैं तलाश कर रहा हूं। जब किसी को ये बात करा, इनको अपने घर में तलाश करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो है वो नए दूसरे हो सकते हैं, लाडले जिनको लाया जा सकता है, क्योंकि वो बड़े प्यारे हैं दूसरों को भी। नहीं, तो ये क्या मतलब आपका, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतालिक जो आप बात कर रहे हैं, यानी कौन ला रहा है, कहाँ लाया जा सकता है? शाह महमूद साहब इशारों पे चलते हैं, पहले मुस्लिम लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, फिर यहाँ चले गए। उनके छोटे भाई जो है ना, वो आप जरा उनके बयान सारे सुन ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप इंटरव्यू निकालिए, अगले प्रोग्राम इसी पे कर लेते हैं। नवाब साहब, आप मुझे जरा बताइएगा स्ट्रैटेजी सर, हकमत अमली आगे चल के। फरूख साहब तो कह रहे हैं ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, इस्तीफे कभी भी नहीं आएंगे। फरूख साहब कह सकते हैं जी, जो दिल का कह सकते हैं, पर अभी कुछ देखें, नवाज नहीं वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे, इस्तीफे आ जाएंगे। ये जवाब तो तैमूर तालपुर साहब को हाशमी साहब से लेना चाहिए। हम उनमें से नहीं है जी। वापस बहुत अच्छा सवाल किया। हमें याद है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा वापस आई थी, वो पाकिस्तान की भले पीपल्स पार्टी की थी लीडर, मगर शी वाज एन एसेट फॉर नॉट ओनली पाकिस्तान बट फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आप क्या चाहते हैं नवाज शरीफ जो 3 वक्त का वजीर आज़म है उसको भी हिलाया जाए और इसी तरह मरवाया जाए? अच्छा, नहीं निहाल साहब, वाकई उनकी जिंदगी को खतरा है, नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है पाकिस्तान वापसी पर? नवाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी ये समझते हैं जो मरियम साहबा ने कहा कि उनके वालिद साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनकी जिंदगी को खतरा है? देखिए जी, अभी जो लोग बैठे हैं ना, हुक्मरान जो है वो गैर सियासी लोग हैं। हुक्मरान जो है वो बहुत उस किस्म
के लोग हैं जो लाशें सड़ रही थी, तो जादू टूना उतरने के डर से खान साहब उन लाशों को बरियल के लिए नहीं गया। ये वो लोग हैं, इनसे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो लोग हैं who can stoop down to the नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का स्टांस, आसिफ अली जरदारी साहब का जो स्टांस मियां साहब की वापसी पर मशरूत है कि इस्तीफे उनकी वापसी पर दिए जाएंगे, तो क्या स्टांस अभी भी बरकरार है पार्टी के अंदर? देखिए जी, ये पार्टी में इनकी आपस की बात है। ये जो ऑफर करें, अगर जरदारी साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से और बेहतरी होगी तो बिल्कुल होगी, पर ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि उनकी जान को खतरा है इनसे। जिस किस्म के ये लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी भी कौन सा इन्होंने जो छोड़ा है, वो हम कितनी मुश्किल से तो उनको जाने दिया इलाज के लिए, तो इनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल उनको आएंगे तो उनकी जान को खतरा इनसे हो सकता है। ये अलग बात है कि खतरे मोड़ने पड़ते हैं, इस लेवल तक जाना पड़ता है, पर मैं समझता हूँ जब तक नहीं समझती नून लीग कि उनका वापस आना सेफ नहीं है, उनको बिल्कुल रुकना चाहिए। निहाल साहब, योर लास्ट कमेंट ओवर इट। आप ये समझते हैं कि मियां साहब की जिंदगी को खतरा है? देखिए जी, आपने देखा होगा कि जेल से जब ला करके नैब में उनको रखा गया तो नैब में उनके प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो गए, उनको इंजेक्शन गलत लगाए गए, खाने गलत दिए गए। सारे ये रिपोर्ट्स हैं उनके पास, वक्त आने पे दस्तयाबी पे बताया जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये रूथलेस लोग हैं, इनको सिर्फ इक़्तिदार से मतलब है, इसके अलावा कोई नहीं। आप देखें केपी में क्या होता रहा, वहां पे हॉस्पिटल में लोग मरते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलता रहा, इनको कोई फिक्र नहीं था। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। दवाई, ये सारे चोरों की टब्बर कैबिनेट में बैठी हुई है, जो दवाई में करप्शन करते हैं, जो आटे में करते हैं, चीनी में करते हैं, पेट्रोल में करते हैं, एलएनजी में करते हैं, नौकरी मारी इनके अपने लीडर। चले मैं फारूक साहब से इसी पे जवाब ले लेता हूँ। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके ऊपर है फारूक साहब। निहाल साहब और नवाब साहब दोनों समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में मियां साहब वापस आए तो उनकी जान को खतरा है। देखें बात ये है कि मियां साहब को किसी और से कोई खतरा नहीं है, मियां साहब को अपने आप से खुद ही खतरा है। मामला ये है कि इनका मामला ये है कि इन्होंने कभी सख्ती देखी नहीं। ये जब जब इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। मुशर्रफ दौर में बाहर भाग गए थे। भाई इनको अदालत ने सजा दी हुई है, ये अपनी मर्जी से बाहर नहीं बैठे हुए। ये अदालती कस्टडी में जमानत पे यहाँ से गए थे, वादा करके गए थे मैं इलाज करा के वापस आऊंगा। ये वहां पर भगोड़े बन के बैठे हुए, इश्तिहारी बन के बैठे हुए हैं। नेल्सन मंडेला बनने का शौक है तो पाकिस्तान वापस आए। लोगों के बच्चों को ये सड़कों पे मरवाने के लिए तैयार हैं, वो इनके लिए नारे मारते हैं। ये वहां पर बैठ के जो चलो सर, आई हैव टू थैंक यू सर, आई हैव टू थैंक यू सर, द टाइम इज अप। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा फारूक कबीर साहब, निहाल हाशमी साहब, नवाब तैमूर तालपुर साहब, प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।